हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2022 में क्लास 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर जारी किया था पूरे फुल कोर्स का, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मत सोचिए कि 2022 का क्वेश्चन है तो 2023 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 2023 के एग्जामिनेशन में जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए, चूँकि एग्ज़ाम थोड़ा सा अभी 1-2 महीना है, लेकिन अगर हम लोग आज से सीरीज़ शुरू करें कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये तो 2022 का मॉडल पेपर है, मैं आपको 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इस चैनल में सारे क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, सीए और ईटीपी, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं 3-3, 4-4 सेट में सॉल्व कराऊंगा एक सब्जेक्ट का। जैसे अकाउंटेंसी का अगर हम लोग 4 सेट सॉल्व कर ले तो, या 5 सेट सॉल्व कर ले तो एक सेट में 40 क्वेश्चन, तो 5 सेट में 200 क्वेश्चन हम लोगों का कमांड हो जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन तो 4 सब्जेक्ट में 800 क्वेश्चन अगर आपके कमांड में है तो मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर इस तरह का सेट सॉल्यूशन लगातार वीडियो के माध्यम से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन को ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए, 2022 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, उसको डिस्कस करते हैं। और सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं डिटेल भी बताऊंगा कि आखिर क्यों ये होता है। क्यों का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। बहुत बच्चे ये याद रखते हैं कि ऐसा होता है, बट क्यों होता है। तो आज 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग लेकर जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे। और 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए वीडियो देखते समय ही। और अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो वीडियो चला के आप अपने कॉपी में 40 का 40 क्वेश्चन और आंसर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है, मैं ये भी पढ़ के बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए और जो राइट आंसर बस वो लिखिए, बाकी रॉन्ग आंसर लिखने का क्या ज़रूरत है, राइट आंसर लिखिएगा। तो इससे क्या होगा कि 40 क्वेश्चन और उसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। अकाउंटेंसी का 4 सेट जाएगा तो 160 क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा 5 सेट आपको दे दूँ, तो 200 क्वेश्चन अगर आपके पास चला जाता है तो आपका कमांड अच्छा रहेगा। और क्लास 12th के लिए मैं एक और नोटिस आपको दे दूं कि क्लास 12th के लिए जो बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं वो 10 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट यहाँ हजारीबाग में रह के पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वो तो हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, यहाँ ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो बच्चे हजारीबाग से बाहर हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाना होगा, मेरा एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये देखिए लोगो एप्लीकेशन का यही है, ये लोगो आपको दिखेगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये एप्लीकेशन का ही लोगो है। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप, मेरा नंबर वहाँ दिया रहता है, आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, या तो इस वीडियो में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे मुझे फ़ोन कर लेंगे। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे मैं आपको अपने एप्लीकेशन पर जोड़ दूँगा और आप आराम से बिना रुके आप सारे वीडियो का फ़ायदा ले पाएंगे। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी कॉमर्स वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, ई लर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो पहला, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, क्लास जो होंगे वो रिकॉर्ड में मिलेगा। आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा दिसंबर 2023 में ये जानना चाहता है कि 12 मार्च 2023 को क्या क्लास हुआ था, तो आराम से देख सकता है। 12 मार्च नहीं, पूरे साल में जितने क्लासेस होंगे सारे क्लासेस आपके पास हमेशा रिकॉर्ड रहेंगे। आप जितना बार चाहें मल्टीपल टाइम्स उसको देख सकते हैं। नहीं ये कि क्लास को आप 4 बार देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं, 6 बार देख सकते हैं। क्योंकि होता है कि आप कोई टॉपिक हम पढ़ाए, बच्चा ऑनलाइन लाइव वाले में दिक्कत होता है कि पढ़ा दिए, बच्चा को कन्फ्यूजन हो गया, तो रिकॉर्डेड वीडियो में तो देख सकता है ना वो। तो रिकॉर्डेड वीडियो में मल्टीपल टाइम्स देख सकता है, जितना बार चाहे उतना बार देख सकता है। ये सुविधा पहली मिलेगी। दूसरा, आपको ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी भी देंगे, आप घर बैठे अपना टेस्ट दे सकते हैं। तीसरा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा प्रिंटेड। अगर आप चाहेंगे कि सर हमको प्रिंट करके दीजिए, तो आपके घर के एड्रेस तक प्रिंट करके नोट्स पहुंचवा देंगे हम लोग। तो आपके पास नोट्स आ जाएगा, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ आ जाएंगे, आपके पास टेस्ट फैसिलिटीज़ आएगा। और भी हम लोग बहुत सारे, जैसे डाउट क्लियरेंस क्लासेस हम लोग अलग से देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट क्लियरेंस क्लासेस में आके अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से सेशन चलता है, वो भी आपको मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है इस एप्लीकेशन पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2022 का एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो लिखा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल या झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, जिसको हम लोग JCERT बोलते हैं, JCERT रांची झारखंड। ये परीक्षा जो होने वाली थी वो 21-22 की थी, क्योंकि 22 का मॉडल पेपर है। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, 1.5 घंटे का समय रहता है
और 40 नंबर का वहाँ था। 2022 में 40 नंबर था, लेकिन 2023 में ये 80 नंबर का हो जाएगा। यानी आपको 80 नंबर का देना है, क्योंकि पिछले साल जो दिया हुआ था वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों था। इस बार आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में देना है, तो 80 नंबर का आपको टेस्ट देना है। क्वेश्चन बोला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी आपको बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होगा। जी बिल्कुल, नया वाला में भी 40 होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। नहीं, अभी जो 2023 में देंगे वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। 2023 में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के, याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा, तो 40 × 2 करेंगे 80 नंबर आ जाएगा। बोलता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होंगे। अभी भी सही है, 4 विकल्प मिलेंगे, A B C D। आपको जो सही होगा उस सही विकल्प को चुनना है। गलत अगर कर देंगे तो क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो बोलता है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप गलत कर देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर गलती हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं भी आता है तो कोई मार के आ जाइएगा। कोई अगर सही हुआ तो आ गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और यही बात आपको ध्यान देना है इंस्ट्रक्शन को। जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि बच्चे जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते और बाद में परेशान होते रहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्या होगा 40 का 40 क्वेश्चन का जवाब। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य बताइए किसका बुक लिखा था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो कौटिल्य जो है किसका बुक लिखे थे? अर्थशास्त्र का बुक लिखे थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र का बुक लिखे थे। सेकेंड लिखा है कि लेखांकन सतर्कता एवं कुशलता, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बोले लेखांकन सतर्कता एवं कुशलता पर आधारित होता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। क्या किसके कुशलता और किसके सतर्कता पर होता है? बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो अगर सही से देखें तो बोलता है लेखांकन पूरा का पूरा डिपेंड किस पर होता है? जानते हैं, बुक कीपिंग पर होता है। लेखांकन किस पर डिपेंड होता है? बुक कीपिंग पर। अगर हम बुक कीपिंग ही गलत कर लिए, बुक कीपिंग का मतलब समझते हैं जर्नल। अगर बताइए कोई बंदा जर्नल ही गलत बना दिया तो उसका लेजर गलत बनेगा, लेजर गलत बनेगा तो ट्रायल बैलेंस गलत बनेगा, ट्रायल बैलेंस गलत बनेगा तो फाइनल अकाउंट गलत बनेगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अगर गलत बनेगा तो नेट प्रॉफिट गलत आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा। तो बताइए सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? तो बुक कीपिंग पर। अगर बुक कीपिंग गलत निकल गया तो सारा गलत हो जाएगा। बात समझ गया? इसलिए पहला स्टेज सही होना चाहिए। तो लिखा है कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। अगर बुक कीपिंग सिस्टम अच्छा रहा तो उस पूरा का पूरा सिस्टम अकाउंटिंग का ठीक रहेगा। अगर बुक कीपिंग गड़बड़ हो गया तो अकाउंटिंग पूरा मिस्टेक हो जाएगा। जैसे अब बताइए कोई डॉक्टर के पास जाता है बंदा, तो उसका इलाज अच्छा होगा या ख़राब होगा ये डिपेंड करता है कि वो जहाँ ब्लड टेस्ट करा रहा है ना उस पर। अगर ब्लड टेस्ट गलत तरीके से करके दे दिया तो डॉक्टर तो गलत दवा दे देगा, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी देखता है कि आपके अंदर क्या हो, तो ब्लड रिपोर्ट देख रहा है। उसी तरह से अकाउंटेंट भी कोई चेक नहीं करेगा, सब लोग बुक कीपिंग देख रहा है। बुक कीपिंग ऐसा है तो इसके आधार पर बना देता है लोग। इसलिए बुक कीपिंग नेसेसरी है किसी बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, बोलता है पुस्तकों के एक सेट में सभी लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला क्या कहलाती है? रिकॉर्ड, लिखने। बुक में एक जगह पे सारे लेन देन को लिखना है। अभी रिकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि लेखांकन के अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, इसको हम लोग बोलते लिखते थे। उसके बाद वर्गीकरण करते थे, समराइजिंग करते थे, एनालाइजिंग करते थे, इंटरप्रिटेशन। 5 काम। छठा काम एक और है कम्युनिकेशन। 6 काम हम लोग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन केवल रिकॉर्डिंग का काम बोला है बुक कीपिंग के अंदर। देखिए बुक कीपिंग जहाँ होगा, बुक कीपिंग में केवल रिकॉर्डिंग होता है, और अकाउंटिंग में 6 काम होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है? 6 काम। रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है, उसके बाद एनालाइजिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है और कम्युनिकेशन होता है। 6 काम हम लोग करते हैं। आगे लिखा है बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए खुद लिख दिया, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तो लिखे, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए लिखा होगा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। एनालाइजिंग का काम जो है बुक कीपिंग का नहीं है, इंटरप्रिटेशन बुक कीपिंग, ये सब बुक कीपिंग का काम नहीं है। बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल इफेक्ट बुक कीपिंग का काम नहीं, सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग का सिर्फ एक ही काम है कि हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे, बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे बुक कीपिंग के अंदर।
आगे बोलता है द प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेज अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, तो बताइए अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या बताए थे, रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है, बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो बुक कीपिंग हो गया, रिकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ बिजनेसमैन, ये भी बुक कीपिंग हो गया, सॉरी ये अलग हो गया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑफ एक्शन। तो यहाँ देखिएगा बुक कीपिंग के अंदर हम लोग ये दो काम जरूर करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ये हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पूछ रहा है परंपरागत खाता कितने प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल अकाउंट आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पुराने दो तरह का सिस्टम बताए थे, डबल एंट्री सिस्टम में जब हम डेबिट और क्रेडिट का रूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम का ही नाम था अमेरिकन सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, परंपरागत जो विचारधारा है, पुरानी जो विचारधारा है, उसके अनुसार खातों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे दो जो है वो सही जवाब होगा, दो खातों में। कुछ लोग ये इसको तीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, लेकिन खाता दो प्रकार से बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल के अंदर आता है रियल और नॉमिनल। इसलिए आप कंफर्म हो जाएगा दो ही टाइप होता है इसका, तीन कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। तो पुराने हिसाब से दो हो गए, और पूछ देता कि नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कितने खाते होते हैं, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से 5 खाते होते हैं। याद रखिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5 खाते होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से 5 खाते होते हैं, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 खाते होते हैं। बोला कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। देखिए बहुत सारा अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को बताया गया है, तो बताइए इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। सही अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, एसेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल, नहीं, एसेट्स बराबर ये भी नहीं, देखिए एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होगा। आप बचपन से पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अच्छा फर्स्ट ईयर में ही तो हो, कोई बात नहीं, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो सही इक्वेशन एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला ही होगा, ये हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 क्या है। यानी अगर कार्यालय भवन के किराए के रूप में 5,000 देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेन देन बोलेंगे। कार्यालय भवन के 5,000 किराए के लिए देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेन देन है, ये एक लेन देन होगा, घटना हो नहीं सकता। घटना क्या होता है, अगर ये 31 मार्च को देते ना, यहाँ बोलता है कि अगर 31 मार्च को हम देते हैं ना तो ये घटना भी हो जाता, तब हम लोग दोनों बोल देते, बोथ, घटना भी हो जाता है और लेन देन भी हो जाता है। लेकिन 31 मार्च कहीं भी लिखा नहीं है तो इसको लेन देन मानते हैं। अच्छा, एक लेजर के एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं, लेजर अब बनाते हैं ना, तो एक साइड में, यानी एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो टोटल लेजर में 8 कॉलम होते हैं, तो 8 में एक साइड में कितना कॉलम होगा, 4 ही ना होगा। याद कीजिएगा, लेजर में कितना कॉलम होता था, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लिखते थे डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, फिर इधर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, एक डेबिट साइड का, एक क्रेडिट साइड का। तो एक साइड में कितने कॉलम होते हैं, 4 होते हैं। ये सब देखिए सिंपल सा, खाली बेसिक चीज़ पूछ रहा है कि बच्चा बेसिक जानता है कि नहीं जानता है, ये सब चीज़ छोटा चीज़ है, और बहुत बच्चा इसको जवाब नहीं दे पाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए पूरा प्रैक्टिस मारिए, जब 5 सेट आप कर लेंगे ना अकाउंट्स का, तो फिर आप देखिएगा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा, हाँ हम कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कमांड हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का इसी तरह से वीडियो जाएगा, थोड़ा कंटिन्यू लगे रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं तो जो बस बोरिंग लगता है कि सर पढ़ाई देखने में बोरिंग लगता है, रील्स 1.5 घंटा देख लेंगे और आधे घंटे का वीडियो नहीं देखते, गलत बात है, पूरा वीडियो देखिए सही से। रील्स से ज़िंदगी नहीं बदलेगी, इससे ज़िंदगी बदल सकती है। पुस्त पालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किससे रिलेटेड है पुस्त पालन, बुक कीपिंग में क्या करना है, फिर बता रहे बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। देखिए समराइजिंग बुक कीपिंग का काम नहीं, इंटरप्रिटेशन बुक कीपिंग का काम नहीं है, रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग का काम है। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। याद रखिएगा, बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा खाता है, सैलरी बाकी है। हम आपको बताए थे कि जब नॉमिनल अकाउंट में सफिक्स और परफिक्स जोड़ दिया जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, कहीं है, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेकिन पर्सनल अकाउंट तो है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पूछ देता कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है।
यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आगे बोलता है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का क्या लैंग्वेज बताइए। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से बता रहे थे कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग का लैंग्वेज मनी है। अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? मनी, याद रखिएगा। तो फिर से सुनिएगा, मनी जो है ये लैंग्वेज है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस का। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पैसा है तो अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग है तो बिजनेस होगा, कोई दिक्कत है? मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, मुद्रा लेखांकन की भाषा है और लेखांकन बिजनेस की भाषा है, याद रहेगा ना। मुद्रा लेखांकन की भाषा है और लेखांकन क्या है? बिजनेस की भाषा। तो ये बात याद रखिएगा, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पैसा है तो अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग होगा तो ही बिजनेस होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं आगे। बोलता है बैंक में नकद किस खाते के तहत आता है? अगर कैश एट बैंक आप रखे हुए, बैंक में पैसा अगर आपके पास है तो कौन सा खाते में आता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, किस खाते में आता है? बैंक में। तो बैंक कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट। तो जब बैंक पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। बैंक में जो पैसा जमा है कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? बुक कीपिंग के फादर का नाम क्या है? लूका पेसोली, याद है ना, लूका पेसोली, यही है बुक कीपिंग के फादर। कब लाए थे? तो बोलता है 1494 में लाए थे बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट। कहाँ के थे? तो इटली के थे, मालूम है ना, इटली के थे। तो इटली के थे, मैथमेटिक्स के विद्वान थे और बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट लाए थे 1494 में। नाम था लूका पेसोली। इसी को फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूका पेसोली कब लाए थे? 1494 में। कौन से देश के थे? इटली के थे। और कौन से विद्वान थे? मैथमेटिक्स के विद्वान थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक साथ कर लेंगे याद। अब बोलता है पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो बताइए, इसको बताने की जरूरत है? अभी तो बता चुके। पहली बुक कब छपी थी? अरे भाई 1494 में ना। पहला जब फादर ही यही है तो यही बुक लिखा होगा। अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होते हैं, इसमें से कौन ऐसा फिक्स एसेट है? तो ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट है, सब करेंट एसेट है। फर्नीचर इसमें फिक्स एसेट है। फर्नीचर क्या है? अस्थाई संपत्ति। फर्नीचर क्या है? फिक्स एसेट्स है, अस्थाई संपत्ति है फर्नीचर। कोई दिक्कत? आगे बोलता है कि स्वामी कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स फंड इज नोन एज। मालिक के अलावा अगर और कोई लायबिलिटी है संस्था का, तो मालिक के अलावा अगर बिजनेस को किसी और को कोई पैसा देना बाकी तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। मालिक को छोड़ के बिजनेस को अगर कोई और पैसा किसी को देना है तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। आगे बोलता है कि लेन देन का अर्थ है ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक सामान सर्विसेज का। किससे एक्सचेंज हो रहा है? ये तो ठीक लिखा है, लेकिन एक्सचेंज किससे होगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल ये सही होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी ये नहीं होगा, सर्विसेज कहाँ गया? और एक्सचेंज ऑफ मनी वाली ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ठीक है। लेकिन भैया एक्सचेंज किससे होगा? हम गुड्स दे रहे थे, हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन सही है कि पैसा मिलेगा सर। पैसे से अगर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा है तो उसको लेन देन बोलते हैं। लेन देन का मतलब क्या है कि या तो गुड्स एंड सर्विसेज मेरे पास आएगा और पैसा जाएगा। तो पैसे के जरिए अगर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है, आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज याद रखिएगा, और वो किसके अंदर आता है? ट्रांजेक्शन कहलाता है। आगे लिखा उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारण कर धारता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिसका पैसा हम धारते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति का पैसा हम धारते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है, बताइए, या इन्वेस्टर कहलाता है, या ऑल ऑफ दिस? तो याद रखिएगा, जिसका पैसा, हम लोग भी गांव में सुने होंगे कि अरे उसका पैसा धारते हैं इसलिए बोल देता है। नहीं, किसी का बात आदमी इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसका पैसा धारते हैं। धारते मतलब समझते तो उससे कर्जा लिए। तो जिससे हम कर्जा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिससे हम कर्ज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा।
व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द, पता है इसमें से कौन ऐसा है जिसको खर्चा बोला जा सकता है? एक्सपेंसेस का जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यय की जगह पे कौन सा ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो व्यय की जगह पे आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? हानि इस्तेमाल करते हैं। यानी व्यय की जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हानि इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यय की जगह पे हानि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बोलता है दैट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बोलता है ये कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी बिजनेस में दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पार्टी होते हैं और दोनों पार्टी के बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बोलता है ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, दोहरा लेखा प्रणाली को फॉलो करता है? तो आप सब जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली को फॉलो करने वाला डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम ही दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि डबल अकाउंट सिस्टम हम पढ़े नहीं, डबल बुक सिस्टम पढ़े नहीं, ऑल ऑफ दिस होता ही नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो दोहरा लेखा प्रणाली के कॉन्सेप्ट को नहीं बोलता है कि द्विपक्षीय ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि हम एक बिजनेस में लेन देन होता है ना, तो लेन देन में दो पार्टी होनी चाहिए, एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है। हम दोनों के खाते में लिखेंगे, खरीदने वाले के भी खाते में लिखेंगे और बेचने वाले के भी खाते में लिखेंगे। इसी को हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। आगे लिखा है कि उधार माल की खरीद दर्ज किया जाता है। अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो कहाँ पे लिखेंगे? खुद सोचिए। सामान अगर उधार खरीदते हैं तो परचेज बुक में लिखेंगे। माल उधार खरीद, याद रखिएगा, माल उधार खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे? परचेज बुक में। उधार बेचेंगे तो सेल्स बुक में। नगद खरीदेंगे, नगद बेचेंगे तो कैश बुक में। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा, उधार में अगर माल खरीदते हैं तो आप पढ़े होंगे सब्सिडी बुक, और सब्सिडी बुक में कहाँ पे लिखते हैं? परचेज बुक में लिखते हैं। आगे लिखा है लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। लेखांकन के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? सब्जेक्टिविटी पर, प्रैक्टिबिलिटी पर, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग और इमेजिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे सिद्धांत हैं कोई इमेजिन नहीं है, रात में देखा हुआ सपना नहीं है, और सुविधाजनक भी नहीं है भैया कि हमको सुविधा होगा लिखेंगे, नहीं सुविधा होगा नहीं लिखेंगे। ये व्यवहारिक चीज़ है कि आज जो अप्लाई हो रहा है वही सिद्धांत बनता है। सिद्धांत क्या बनता है? आज जो चल रहा है देश में उसी को सिद्धांत बना दिया जाता है कि ऐसा सिस्टम चल रहा है, इसको पालन करना चाहिए सब लोगों को। तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो आधारित होते हैं व्यवहारिकता पर, कि आज जो व्यवहार में इस्तेमाल हो रहा है, जो आज चलन में है, जो आज इस्तेमाल हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग सिद्धांत मान लेते हैं। आगे बोलता है किस सिद्धांत के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है? पता है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके कारण केवल उन्हीं लेन देनों को बिजनेस में लिखा जाता है जिसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको बोलते हैं, बताए थे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण उन लेन देनों को बिजनेस में लिखा जाता है, उन लेन देनों को हिसाब किताब में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो केवल बिजनेस में उन्हीं लेन देनों को लिखा जाएगा जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें पैसे के रूप में मापा जा सकता है। जो लेन देन पैसे के रूप में नहीं मापे जाते उनका कभी भी बिजनेस में रिकॉर्डिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। अब बोल रहा है नीचे, बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ड्राइंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? याद कीजिए, ड्राइंग का बैलेंस हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो जितना ड्राइंग में बैलेंस बचता है वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। कैपिटल में जाके क्या करते हैं? तो ड्राइंग को माइनस करते थे। फाइनल अकाउंट में याद है ना? तो बैलेंस शीट में आप देखिएगा ड्राइंग को कैपिटल में जाके क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर चला जाएगा। अदत्त व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अनुसार जो खर्चा बाकी है, अदत्त है, उसको दिखा देते हैं? मतलब पैसा दिए नहीं है, मान लीजिए रेंट हम दिए नहीं अपने मालिक को, हम रह लिए 1 महीना और रेंट अगर हम नहीं दिए तो रेंट मेरा बाकी है। तो कौन ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार बाकी रेंट को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं? तो ऐसा सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन। आपको बताए थे कि 2 तरह का कॉन्सेप्ट है, कैश कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब पैसा आएगा तो ही लिखेंगे, पैसा जाएगा तो ही लिखेंगे, वैसा कैश कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे ट्यूशन में कैश कॉन्सेप्ट होता है, सरकारी विभाग में आपको कैश कॉन्सेप्ट मिलेगा, सिनेमा हॉल में कैश कॉन्सेप्ट है, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन जितने बड़े बड़े बिजनेस है वहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। जब हम उधार बेचेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे और जब पैसा लेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। यानी बोलता है कि हम 2 बार रिकॉर्ड करेंगे किसी लेन देन को, एक बार जब हम सामान बेचेंगे तो उधार में, और जब हमको पैसा मिलेगा तो ये जो उधार है, पैसा बाकी है, ये इसलिए बाकी है क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट से वहाँ अकाउंटिंग हो रहा होगा। तो अकाउंटिंग जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट से होता है तो जो बाकी होता है उसको भी हम लोग यहाँ दिखाते हैं। आगे लिखता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके कारण डूबत ऋण और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किया जाता है? डूबत ऋण और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है?
कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके कारण डूबत और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। पुरानी विचारधारा है कि हम लोगों को लॉस के लिए प्रोविज़न करने की ज़रूरत है। अगर लॉस होने वाला है, लगता है कि पैसा मेरा डूब जाएगा, तो उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। तो ये बताता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता का सिद्धांत, कि हमको जो लॉस होने वाला है उस लॉस को हम लोग ज़रूर दिखाएंगे, पहले ही उसका प्रोविज़न करके रखेंगे। आगे लिखा है उपार्जन की अवधारणा संबंधित है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ, एक्रुअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मिलान की अवधारणा क्या बोलता है कि बिजनेस में जितने एक्सपेंसेस होंगे उतने ही इनकम होंगे, ठीक है। आय और व्यय क्या होंगे? बराबर होंगे। इनकम एक्सपेंसेस बराबर होंगे, तो जितना खर्चा होगा उतना ही इनकम होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है, और उसी पर एक्रुअल कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि इनकम और खर्चा बराबर हो गया, सब ठीक है। इनकम टैक्स के अनुसार लेखांकन की अवधि क्या है? इनकम टैक्स जो एक्ट हमारे यहाँ कब पास हुआ था? इनकम टैक्स एक्ट बताइए। 1961 में बना है। आयकर अधिनियम 1961 में बना है, याद रखिएगा। और उसके अनुसार भारत में जो लेखांकन अवधि है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बिल्कुल 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में, और उसके अनुसार जो भारत में लेखांकन अवधि यानी जो बिजनेस में हिसाब किताब लिखने का पीरियड है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को बंद हो जाता है। जो हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल से खाता लिखना शुरू करेंगे और 31 मार्च को जाके क्लोज कर देंगे। अब बोलता है किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति का पालन करना चाहिए? कौन सी ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर हम लोगों को एक जैसा अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, एक जैसा लेखांकन पद्धति को अप्लाई करना चाहिए? उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एकरूपता। एकरूपता का मतलब है एक जैसा हर बार हो। अब इस साल लिखिए कुछ और तरीके से, अगला साल कुछ और तरीके से, अगला साल कुछ और तरीके से, तो ठीक नहीं। बोलता है एकरूपता होनी चाहिए, एक जैसा आपका लेखांकन होना चाहिए, एक जैसा नियम कानून। तो बोल रहा है कि एकरूपता कॉन्सेप्ट जो है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसके कारण हर साल एक जैसा लेखांकन पद्धति ही अप्लाई करता है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था कहाँ पे? देखिए अभी बता चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहाँ जन्म लिया था? इटली में। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पीछे बताया, उसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बोलता है दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि किसी बिजनेस में जो 2 पार्टी होते हैं, दोनों पार्टी के बुक में लिखना है। देखिए कहाँ ऑप्शन है, पुस्तकों के 2 अलग अलग समूह में प्रविष्टि, एंट्री इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स नहीं, एंट्री इन 2 रियल अकाउंट्स नहीं, 2 एंट्री इन 1 सेट ऑफ बुक, एक ही खाते में 2 नहीं, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ द 1 ट्रांजेक्शन। देखिए ये एक लेन देन जो हो रहा है उसका दोनों पक्ष के बुक में लिखना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। बैंक में जमा नगद के लिए डेबिट होगी। अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या डेबिट होगा? तो बताइए, बैंक में पैसा जमा करने का आप एंट्री मारते थे बैंक अकाउंट डेबिट, याद कीजिए, और टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पूछ रहे डेबिट क्या होगा? तो डेबिट बैंक अकाउंट होगा। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट। पूछ देता है क्रेडिट क्या होगा? तो कैश अकाउंट होगा। बढ़िया पूछा है डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बोलता है फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का फीचर्स क्या है? क्या विशेषता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स का? बताइए। मूल प्रलेख की क्या विशेषताएं इसमें से है? पहला साक्ष्य के रूप में काम करता है, दूसरा बेसिस ऑफ ऑडिट, तीसरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सब कुछ सही है, ऑल ऑफ दीज। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब समझते हैं? अच्छा, किस आधार पर एक आदमी ये लेन देन लिख देगा कि हमने माल खरीदा? वो आधार होना चाहिए, तो रसीद उसके पास होना चाहिए ना, कि भैया हम अगर हम 5 लाख का लिख रहे हैं, 5 लाख का माल खरीदा, तो 5 लाख का रसीद होना चाहिए ना अपने पास। अगर नहीं होगा और हम लिख देंगे तो फंस जाएंगे। तो बोलता है कि ये तीनों चीज़ होना चाहिए। एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका साक्ष्य भी है, साक्ष्य मतलब समझते हैं प्रूफ भी का काम करता है, ऑडिट के समय काम करता है, ये ऑडिट का आधार है। और उसके आगे बोलता है डिटेल डिस्क्रिप्शन है और ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज सही है क्योंकि तीनों सही है इसमें। 35 नंबर में बोला है कि तलपट तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस किस मेथड से बनता है? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड्स हैं? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड्स आपको बताए थे। पहला मेथड होता है टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा बोथ दोनों से बनता है। याद रखिएगा, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। दोनों मेथड से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, टोटल मेथड से भी और बैलेंस मेथड से भी, जैसा कि क्लास में आपको बता चुके हैं। एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। अगर एक ग्राहक माल हमको वापस करेगा तो हम उसे क्या भेजते हैं? एक ग्राहक जब हमें माल वापस करता है तो हम उसे क्या भेजते हैं?
तो हम उसे क्रेडिट नोट भेजते हैं। अगर ग्राहक हमको माल वापस करेगा तो हम कौन सा नोट भेजेंगे? क्रेडिट नोट भेजेंगे। कोई दिक्कत है? क्रेडिट नोट उसे भेजेंगे कि तुम्हारे खाते को हम क्रेडिट कर दिए। विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? सेल्स बुक। ध्यान दीजिएगा, सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? उधार बिक्री। और उधार बिक्री के लिए आपको क्या चाहिए? इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस देखिए, इनवॉइस सेंड चाहिए। आप उधार बेच रहे हैं तो जो इनवॉइस भेजे होंगे ना, इनवॉइस जो भेजे होंगे उसी के आधार पर आप सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इनवॉइस सेंड चाहिए और उसी इनवॉइस सेंड के आधार पर अपना सेल्स बुक में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें ऐसा कौन सा है जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है? थोड़ा अच्छे समझिएगा, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है ये, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा दुनिया में कोई लेन देन है जिससे एक संपत्ति बढ़ेगा और दूसरा संपत्ति घटेगा? बोलता है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। यानी ऐसा लेन देन बताएगा, अगर ऐसा है एग्जाम्पल तो ये ठीक है। तो हमको ढूंढना है इसमें से एक ऐसा है जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, तो पॉसिबल है कि एक संपत्ति बढ़ेगा और दूसरा संपत्ति घटेगा, ऐसा लेन देन बिल्कुल। फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या होता है? फर्नीचर बढ़ता है और कैश घटता है, ऐसा लेन देन है संभव। कंप्यूटर खरीदें, फर्नीचर खरीदें, फर्नीचर बेचेंगे तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, फर्नीचर घटेगा, तो ऐसा संभव है। क्या ऐसा संभव है कि इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी? ऐसा कोई लेन देन है जिससे एसेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े? बिल्कुल। उधार माल खरीदेंगे तो क्या होता था? स्टॉक बढ़ता था और क्रेडिटर बढ़ जाता था। यानी उधार में माल खरीदेंगे तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा और साथ ही साथ लेनदार भी तो बढ़ेगा, यानी लायबिलिटी भी बढ़ जाता है, एसेट भी बढ़ता है। ऐसा संभव है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, ऐसा संभव नहीं है कि एक संपत्ति घटा और दूसरा भी घटा। ऐसा लेन देन ढूंढ के देख लीजिएगा, कोई ऐसा लेन देन नहीं है जिससे एक संपत्ति घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है। एक घटेगा तो दूसरा जरूर बढ़ना चाहिए। और बोल रहा है कि एक संपत्ति और पूंजी में कमी, यानी डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड कैपिटल हो सकता है। रेंट पेड करते थे, क्या करते थे? एसेट में घटा देते थे और कैपिटल में घटा देते थे। ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है। सी नंबर असंभव है। सी नंबर क्या है? असंभव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। सी नंबर बिल्कुल असंभव होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए। जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, बोलता है कि एरर ऑफ कंपनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ। एरर ऑफ कंपनसेशन किसको इफेक्ट करता है? तो याद रखिएगा, एरर ऑफ कंपनसेशन यहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। ट्रायल बैलेंस से आपको पता नहीं चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलता है कंपनसेशन एरर। और बोलता है एक मशीन 6,60,000 में खरीदी गई, 1,20,000 नगद दिए गए और शेष राशि 60 दिन का एक बिल लिखा गया, तो अस्थायी संपत्ति कितने का होगा? बुद्धि लगाओ। बोलता है 6,20,000 6,60,000 में हम खरीदे, 1,20,000 पैसा दे दिए, तो बचा कितना? बचा 5,40,000 और इसका हम बिल लिख दिए। इसका क्या किए हैं? बिल लिख दिए हैं। कितने का बिल लिख दिए हैं? 60 दिन का बिल लिख दिए। तो पूछ रहा है कि फिक्स एसेट कितने का होगा। बहुत लोग सोच रहा होगा 5,40,000 का। गलत बात है, फिक्स एसेट तो 6,60 का होगा जी। अरे भाई, हम खरीदे कार इतने का, हम पैसा कैसे कैसे दे रहे हैं उससे क्या मतलब है? संपत्ति मेरा 6,60 ही है ना, कार का वैल्यू तो 6,60 है। तो संपत्ति 6,60,000। अगर पूछ लेता कि कितने का बिल लिखा गया, पूछता कि कितने का बिल लिखा गया, तो बोलते 5,40 का बिल लिखा गया। अगर बोलता है कितना नगद दिए हैं, तो 1,20 नगद दिए हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन ये पूछ रहा है संपत्ति कितने का, तो संपत्ति 6,60,000 का है। और ये देखिए, हम लोग एक सेट कंप्लीट किए। आप लोग अगर 40 क्वेश्चन हमारे सेशन में कंटिन्यू जुड़े रहे और पूरा वीडियो को ठीक से देखें तो आपको जरूर फ़ायदा हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरह का सेशन लेके आते हैं तो 11th के बच्चे कमांड में रहेंगे और इतना कमांड उनका कर लेना है कि एग्ज़ाम में 40 में 40 ठोक के आएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप लगे रहिए कंटिन्यू, और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो देखने में कहीं कोताही मत बरतिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में कोई नहीं देखता है। आज का आज कंप्लीट होना चाहिए, ये मान के चलना है, क्योंकि हमेशा वीडियो जाएगा। कितना डाउनलोड करके रखेगा, कितना पीछे का पेंडिंग करके रखेगा। जब एग्जामिनेशन आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैं आपको बता दूँ कि क्लासेस 10 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ज़रूर जुड़ें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में आप जुड़ सकते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग फैमिली के साथ।